समझो जरा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई डू वी स्टडी इट। ठीक है ना। पीछे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने ये इक्वेशन लगाते थे हम लोग, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। वहां पर जो भी बॉडीज हम लेते थे, उन बॉडीज को हम कहते थे पार्टिकल्स। ठीक है। तो पार्टिकल सर ये LOM क्या लिखे हैं? लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम ये अच्छा। वाला इक्वेशन अप्लाई करते थे ना, F इक्वल टू एम इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट होता ना, मास कांस्टेंट जब होता है तब। यस। तो वहां पे ये पार्टिकल के लिए अप्लाई करते थे। जब पार्टिकल होता है तो उस केस में हमें कोई डाउट नहीं होता है, क्योंकि जो भी फोर्स लगे हैं, पार्टिकल तो पॉइंट मास है, पॉइंट के तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, तो उसी पॉइंट पर सब फोर्स लगे रहे हैं और उसी पॉइंट का ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना। लेकिन जब बॉडी एक पॉइंट मास नहीं होती है, बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है या रिजिड बॉडी हो जाती है, तो उस केस में फोर्सेस बॉडी पर कई जगहों पर लगे हो सकते हैं। एक फोर्स सपोज यहाँ पर लगा है, एक फोर्स यहाँ पर लगा है, एक फोर्स यहाँ पर लगा है ना। कई फोर्सेस लगे हुए हैं। अब हमें इन फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम करना चाहें, ठीक है, वो कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि इन फोर्सेस का वेक्टर सम करके और फिर आप बॉडी के मास से डिवाइड करो। न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए नेट फोर्स को आप क्या करो, बॉडी के मास से डिवाइड कर दो, तो यहां पर भी हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। बोलो, आर यू गेटिंग? यस सर। अब सवाल ये उठता है, ये एक्सीलरेशन किसका होगा? न्यूटन्स लॉज में तो एक पॉइंट होता था, तो उस पॉइंट का एक्सीलरेशन था। यहाँ पर किसका एक्सीलरेशन होगा ये? तो यहाँ पर बॉडी से एसोसिएटेड, नॉर्मली बॉडी के अंदर ही होता है एक पॉइंट, ठीक है, जिसका ये एक्सीलरेशन होता है। ठीक है। हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन ये नहीं होगा। तो ये जो एक्सीलरेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है। ठीक है। और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। कुछ समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? ये जो एक्सीलरेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है जो बॉडी के अंदर होगा। ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। ओके। सेंटर मास को एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है और इसको आप थ्रो कर दो। ठीक है। प्रोवाइड करो वेलोसिटी ऐसे, और ये बॉल नेचुरली मूव करेगी एक पैराबोलिक पाथ पर। जैसे फुटबॉल है मान लो, अगर इसको थ्रो करते हो, किक करते हो एट सम एंगल, तो ये ऐसे मूव करके ग्राउंड पर पहुंचेगी। तो नॉर्मली ये मूव करते समय इस तरह से, है ना, इसके डिफरेंट पॉइंट हैं। ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत रोटेशन भी हो रहा होगा और लीनियर मोशन भी हो रही होगी। तो बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स को अगर आप देखोगे, इस बॉल के डिफरेंट पॉइंट्स को देखोगे, तो इनका वेलोसिटी या इनका एक्सीलरेशन या इनका पाथ बिल्कुल आर्बिट्ररी होगा। लेकिन बॉडी के अंदर एक पॉइंट हमेशा मिल जाता है, वो वाला पॉइंट हमेशा ही इस ट्रेजेक्टरी पर चलता है जो कि पैराबोलिक होती है। तो वो जो पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी पर चलता है वही पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। इधर क्लियर? अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास कुछ केसेस में बहुत ही ऑब्वियस होता है। जैसे अगर ये बॉल है ना, स्फेरिकल शेप, परफेक्ट स्फीयर, तो उस केस में सेंटर मास बिल्कुल इसका सेंटर ही आ जाता है। लेकिन अगर इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है, जैसे पत्थर का टुकड़ा है ना, कोई स्टोन पीस है, रैंडम शेप का है, वो आपने इसको थ्रो कर दिया, जब इसको थ्रो किया तो ये भी इस तरह चलेगा, है ना। तो इस ट्रेजेक्टरी पर चलने वाला यहाँ भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा। उस स्पेसिफिक पॉइंट को अगर आप सर्च कर सको तो वही कहलाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास लिया जा सकता है। ठीक है। और ऐसे केस में पूरी बॉडी को एक पार्टिकल की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं।
तो कुछ आइडिया हो गया होगा सेंटर ऑफ मास के बारे में। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास बोलो। सबसे पहले प्रैक्टिकली जैसे हम अप्लाई करेंगे, बॉडी पर लगे हुए बहुत सारे फोर्स, उन फोर्स का वेक्टर सम किया, मास से डिवाइड किया, तो ए किसका होगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो दिस ए इज एक्सेलरेशन ऑफ सम पॉइंट, दिस एक्सेलरेशन इज ऑफ अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब आगे जब हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स की बात करते हैं या रोटेशनल मोशन जब हम डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उस केस में बॉडी जो है पार्टिकल नहीं होती है। ये पहली बार है इस चैप्टर में हम बॉडी के साइज को, है ना, शेप एंड साइज को अकाउंट करते हैं। बॉडी का शेप एंड साइज इज टेकन इनटू अकाउंट। इससे पहले हम लोग बॉडी को पार्टिकल मान लेते थे। ठीक है, यहाँ बॉडी पार्टिकल नहीं होगी। ठीक है, ये है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको याद लगवा दूं कि यहाँ पर एक वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, तो यो जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जो वास्तव में रिजिड होती है, मतलब जिसको आप आसपास से प्रेस करो, कंप्रेस करो तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, है ना, दे विल नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड, व्हेन ऐसे कहिए, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड, then the shape of the body, shape and size दोनों कह सकते हो, shape and size of the body do not change। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो इस चैप्टर हम मान लेते हैं कि जो भी बॉडीज हम लेंगे वो रिजिड बॉडी होंगी। ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है तो नेचुरली वो पार्टिकल मूव करेंगे, तो वो तो बॉडी है ही नहीं, दैट इज सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। बट जो बॉडी होगी, जैसे कभी बॉडी स्फीयर होगी, कभी सिलेंडर होगा, तो ये स्फीयर, सिलेंडर, इन सभी को हम कैसे मानते हैं, रिजिड मानते हैं, ये डिफॉर्म नहीं होंगे, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इतना डिस्कशन के बाद में हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की अगर, हाँ बोलो बोलो, स्लाइड थोड़ा पीछे कर, स्लाइड पीछे कर दीजिए। हाँ बोलो, कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, नोट्स कर रहे हैं। तो ये नोट मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक, क्लास के तुरंत बात कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ रह गया था? मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सर डिफरेंट होगा ना? अब उस पर हम आ रहे हैं। आप, अभी तो हम बात कर रहे थे उस पॉइंट की जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, आप जो पूछ रहे हो वो आगे की बात है। तो एक सेंटेंस लिख दो यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या होगा, है ना, तो ऐसे इसको लिख सकते हो शॉर्ट में, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ध्यान रखिए, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी, इनसाइड और आउटसाइड, where total mass can be assumed to be located। ठीक है, सर आउटसाइड कैसे होता है?
ये क्या है बताओ, अगर इसको रिंग कहेंगे, गैस करो थोड़ा बहुत, आप तो 11th-12th पढ़ चुके हो, इसका सेंटर मास कहाँ होगा, याद आया, बोलो। आउटसाइड से मतलब जहां पे वास्तव में कोई मटेरियल नहीं है, मैटर नहीं है, लेकिन वहां पे सेंटर मास है। तो रिंग का सेंटर मास इसके सेंटर पे होता है, लेकिन सेंटर पे तो कोई मास है नहीं, मास तो आसपास है। समझ गए ना, बोलो जल्दी बोलो, यस और नो, यस सर। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट है, जस्ट बॉडी के अंदर हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लोकेशन दो अलग अलग पार्ट में हम इसकी बात करेंगे। पहले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, मतलब जब डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो अभी हम रिजिड बॉडी पे नहीं आए हैं, ठीक है ना, अभी हम पार्टिकल्स पे ही हैं। बस यहाँ पर अंतर ये है कि कई पार्टिकल हमने ले लिए, ठीक है, और उन बहुत सारे पार्टिकल से मिलके एक हमारे पास एक सिस्टम बना है। और इस सिस्टम का इफेक्टिव सेंटर, जहाँ पर पूरा मास रखा जा सके, जिसको हम सेंटर मास कहते हैं, वो कैसे आएगा। तो उसका सिंपल तरीका है, इसको आप ऐसे समझो, पार्टिकल की, इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी अपनी लोकेशन तो पता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर m1 मास पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल m2 मास वाला है, यहाँ पर पार्टिकल m3 मास वाला, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। और हर एक पार्टिकल की अपनी लोकेशन पता है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, z1 भी होगा लेकिन हम z1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस। और इसके कोऑर्डिनेट ये है, इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से हैं, है ना, जेड को दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। और ऐसे केस में अगर आपको मान लो सेंटर मास कहीं पे आ रहा है, समवेयर ओवर हियर, यहाँ आप कहीं सेंटर मास आ रहा है, तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होंगे, एक्स सी एम, है ना, कैपिटल एक्स कह लें, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ऐसे कह लें, बोलो। तो ये जो है ऐसे निकलेंगे, सेंटर मास का कोऑर्डिनेट एक्स सी कह लो, सी फॉर सेंटर ऑफ मास, ज्यादा डिटेल सी एम या सी ओ एम लिखेंगे तो लिखने में दिक्कत होगी, तो इसे ऐसे निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, तो m1 x1 पहले वाले पार्टिकल का मास ले लो, और दूसरे उसी का x कोऑर्डिनेट, लाइक वाइज सेकेंड पार्टिकल का मास और उसी का x कोऑर्डिनेट, इस तरह से इनको सम करते चले जाओ, m3 x3 एंड सो ऑन। उसके बाद में टोटल मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब जितने भी पार्टिकल आप ले रहे हैं उन सभी पार्टिकल के मासेस का सम। इस तरीके से हम x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। लाइक वाइज y कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से उसका भी आएगा, ठीक है, m1 y1 हो जाएगा, m2 y2 हो जाएगा, m3 y3 एंड सो ऑन, और नीचे सभी मासेस का सम जितने भी हैं। सिमिलरली जेड का हम कर लेंगे, ठीक है ना, इधर क्लियर, बोलो। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे ये बात क्लियर होगी, है ना। सपोज एक इस तरह का सिचुएशन आपको दिया हुआ है, जिसमें डायरेक्ट एक्स वाई एक्सिस ऐसे मार्क किए हुए हैं, है ना, और इसमें कुछ पार्टिकल इस तरह से लोकेटेड है। मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिस पर ये पार्टिकल लोकेटेड हैं, ये वाला पार्टिकल ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। मासेस मान लो इसके दिए हुए हैं, पहले वाले पार्टिकल का यहाँ पर मास है 2 किलोग्राम, है ना, मास में दे रहा हूँ। और मास के अलावा
इनके जो कोऑर्डिनेट हैं, सर ये सेंटर ऑफ मास अबाउट ओरिजिन निकला था। सेंटर ऑफ मास अबाउट ओरिजिन नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब हम निकालते हैं एक्स वाई, जब निकालते हैं ना ऐसे करके, तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये होता है, पोजीशन होती है उसकी। देखिए पोजीशन जब भी दिखानी हो तो किसी न किसी पॉइंट के रेफरेंस में ही दिखाते हैं, बिना रेफरेंस के पोजीशन को कैसे दिखा पाएंगे बोलो। लेकिन बॉडी के अंदर जो सेंटर Yes. मास होता है वो तो फिक्स है। जैसे स्फीयर का सेंटर मास उसके सेंटर पर है, स्फीयर कहीं भी चला जाए उसके सेंटर पे ही रहेगा। तो उस सेंटर मास की लोकेशन अगर चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी मूव भी तो करेगी, जब मूव करेगी तो सेंटर मास की लोकेशन बदलेगी, पोजीशन बदलेगी। तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आप अगर सेंटर मास का दिखाओगे तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही दिखाओगे ना। तो रेफरेंस पॉइंट अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के रेफरेंस में उसकी पोजीशन आ गई, इसीलिए ओरिजिन के रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो सेंटर मास की लोकेशन को भी दिखाते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, ठीक है। तो अबाउट नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए है ना विद रेफरेंस टू। जैसे यहाँ पर ओरिजिन है इसके रेफरेंस में, तो अगर साइड ऑफ स्क्वायर ए ले लें तो बी का कोऑर्डिनेट तो ए कॉमा ए होगा और सी का हो जाएगा 0 कॉमा ए, ठीक है ना। और मासिस मान लो यहाँ पर है 2 किलोग्राम, यहाँ पर मान लीजिए मास 3 किलोग्राम का है, यहाँ पर 4 किलोग्राम का है, और ओरिजिन पे रखा हुआ मास जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 किलोग्राम का है। तो ये अगर मास दिए दिए हों तो इन चारों मास जिनका की स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, सेंटर मास कहाँ पर होगा, है लोकेशन ऑफ सेंटर मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, बताइए क्या है। तो गिवन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 x1 कितना आएगा बताओ। m1 तो इसमें 1 किलो है बोलो, जबकि जहां पर m1 रखा हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, 0। जहां 1 किलो तो 1 इंटू 0। जहां पर दूसरा वाला मास रखा है 2 kg, वहां का x कोऑर्डिनेट a है, तो m2 2 a2 x2 a। तीसरा मास जहां रखा है वहां का x कोऑर्डिनेट भी a है, तो m3 बोले तो 3 किलो और a3 x3 बोले तो a। और चौथा मास जहां पर है 4 किलो का, वहां का x कोऑर्डिनेट 0 है। इज दैट क्लियर? m4 x4, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। उसके बाद सभी मासेस का सम 1 + 2 + 3 + 4, तो ऊपर क्या आया 2a 2a थे 5a आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में कितने हो गए सम 10 हो गया बोलो 10। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास a/2 आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो निकाल लेंगे ना, m1 अगेन 1 किलो लेकिन y1 0, m2 है 2 किलो लेकिन y2 भी 0 है, y2 m2 y2 m3 y3 m3 y3 कितना हो गया 3 इंटू a, और m4 और y4a है। m4 मास ये है और ये y4 कोऑर्डिनेट है, डिवाइड बाई सम ऑफ द मासेस जो 10 kg आ जाता है। बोलो क्लियर है? यहाँ पर 4a और 3a कितना हो गया 7, तो 7/10a। तो हमारे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या निकला कोऑर्डिनेट a/2, 7/10a। बोलो समझ में आया? क्लियर यहां तक? डिस्क्रीट पार्ट के सिस्टम का आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी उसका सेंटर मास अगर निकालना है तो भी यही कर लेते हैं। कैसे?
तो देयर आर सम बॉडीज विच आर वेरी सिमेट्रिक इन शेप एंड साइज, उनका मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। पहले तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि फॉर अ बॉडी या सिमेट्रिक बॉडी having uniform mass distribution, the center of mass is at its geometric center। ठीक है, इसका जियोमेट्रिक सेंटर होता है, वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास भी होता है। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर हम बात करें एक स्फीयर की, ठीक है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ जरा, उसके सेंटर पे होगा ज्योमेट्रिक सेंटर, बोलो। यस सर। लाइकवाइज स्फीयर के बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्म रॉड, तो यूनिफॉर्म रॉड मान लीजिए आप, कैसे मान लो, इस तरह से मान लो, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ, एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर या शेल है। ज्योमेट्री का मतलब मिडल, हाँ, क्या कह रहे दोबारा बोलो। ज्योमेट्री का मतलब मिडल ही होता है। हाँ, ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री जो आपको दिख रही है, जो उसका शेप साइज जो आपको दिख रहा है ना, ये है। जैसे स्क्वायर है, अगर कोई बॉडी स्क्वायर शेप में कोई बॉडी है, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, बोलो क्या होगा। सेंटर ऑफ स्क्वायर तो आप जानते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सेंटर ऑफ स्क्वायर तो निकाला भी जा सकता है आप। हाँ, स्पेसिफिकली बताना है कहाँ पर होगा, तो आप उसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हो। ठीक है, लाइकवाइज अगर आपका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। हाँ, ज्योमेट्रिक सेंटर अगर लोकेट करना है आपको दिक्कत है ना, तो आप डायगोनल को ज्वाइन कर लो। रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं आपको पता है, लोकेट करने में दिक्कत है, तो आप डायगोनल को ज्वाइन करो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल आ जाएगा, समझे ना। तो स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, ये अगर यूनिफॉर्म मास के हैं, है ना, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर जाता है। रिंग, स्फीयर के बाद में रिंग की अगर बात करें, तो आप जानते हो रिंग का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है, उसका अपना सेंटर, सेंटर ऑफ द रिंग, बोलो क्लियर है, ये है। तो यस सर। ये सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस है बिल्कुल, अगर आप इनके लोकेशन को कैलकुलेट भी करोगे तो वहीं रहेंगे, बोलो क्लियर है ये पॉइंट। और यस सर। यही चीजें हैं। यस सर। और क्यूब ले लो, क्यूब का आप अगर निकालना चाहें कभी, तो क्यूब का कहां पर आएगा बताओ, क्यूब का बॉडी सेंटर। हाँ, इसके जो डायगोनल होते हैं ना, लॉन्गेस्ट डायगोनल, उनको आप ज्वाइन कर लो, तो क्यूब का भी मिल जाएगा आपको। क्यूबॉइड का भी अगर निकालना हो तो वो उसका भी मिल जाएगा, क्यूब या क्यूबॉइड, ये मैं क्या बना रहा हूं। तो ये सिमेट्रिक बॉडीज जो हैं उनका तो ऑब्वियस है, या सर्कुलर या डिस्क ले लो, अभी डिस्क का नाम नहीं लिया था, है ना। अगर डिस्क है तो उसका भी आप जानते हो। डिस्क को दिखाएंगे कैसे, अपन तस्वीर में तो डिस्क को ऐसे, सर, हाँ हाँ बोलो। सर क्यूब में कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास? लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होते हैं उनको बना लो, ज्वाइन कर दो,
क्यूब का तो बड़ा ऑब्वियस है, आप क्यों पूछ रहे इसमें? लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होता है ना क्यूब का, ये मान लो डिस्क है, तो डिस्क का भी अपना सेंटर ये, और क्यूब का जहां पे लॉन्गेस्ट डायगोनल जहां कट करेंगे, समझ रहे ना? क्यूब लॉन्गेस्ट डायगोनल जहां पे कट करेंगे, वेयर longest diagonals cut each other। ठीक, सर उसकी वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? किसकी वैल्यू? वैल्यू थोड़ी निकालनी है आपको, इनमें किसी की वैल्यू निकालने की जरूरत थोड़ी है। आप जहां भी डिस्क रखी है उसका सेंटर पता है, समझे ना? हाँ, वैल्यू आप शायद जो पूछना चाह रहे हो क्वेश्चन सही तरीके से पूछ नहीं पा रहे हो। आप कहना चाह रहे हो लोकेशन कैसे पता करेंगे, सेंटर मास Yes, की sir. लोकेशन पता Yes, कर रहे हैं ना, तो yes. आप वैल्यू मत कहो, लोकेशन पूछो। तो लोकेशन हम लोग इनकी नहीं पता करते, इनकी तो ऑब्वियस है, ठीक है। हम लोकेशन तब पता उसकी पता करेंगे जब हेमी स्फीयर ले लो। तो हेमी स्फीयर के केस में सेंटर मास उसका जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी जगह पे नहीं रहता है, शिफ्ट हो जाता है, दूसरी जगह होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो कुछ बॉडी है लेकिन हेमी स्फीयर पूरी तरह सिमेट्रिक बॉडी नहीं होती है, ओके। आपका कौन है वो भी पूरी तरह सिमेट्रिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के बाद सिमेट्रिक है ना, एक लाइन के बाद। लेकिन ये बॉडी बहुत सारे, इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही इनका ऑब्वियस है। बट इनकी हेल्प से एक पॉइंट जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि आप जानते हो जैसे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सेंटर मास कहां पर है आप जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से ले लूं तो स्क्वायर का सेंटर मास जहां पर है वहां बना रहेगा, ठीक है। और वही स्क्वायर अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं ऐसे ले लूं, ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सपोज मैं कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ले लूं, रोटेट कर दिया मैंने, तो बताइए क्या स्क्वायर का जो सेंटर मास है वो सेंटर से हटके और कहीं चला जाएगा? बोलो। No, sir. हाँ जी, ध्यान No, दीजिए। sir. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को या ओरिजिन को शिफ्ट करने पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेंटर मास बॉडी का वही होगा। हाँ, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप बदल सकते हो, लेकिन बॉडी का अपना सेंटर मास है, उसकी लोकेशन वो नहीं बदलती है। ओरिजिन को बदलोगे उसके एक्स वाई बदलते रहेंगे। चलिए, तो ये जो मैं इसलिए बता रहा था कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम वाले सवाल करते समय कभी कभी सवाल इस तरह से आते हैं कि आपको एक इस तरह से एक रॉड दे दी है, थिन रॉड है ना, और एक रॉड इस तरह से दे दी है ना, ऐसे करके, और एक रॉड कुछ इस तरह दे दी है, और ये सभी थिन रॉड हैं, बराबर भी हैं, मास भी सभी के सेम है मान लो, ऐसे करके ये रॉड रखी हुई हैं, ठीक है। इस वाली रॉड को मैं दोबारा से बना दूं, ये 3 रॉड का ये सिस्टम है, 3 थिन रॉड्स, ईच रॉड हैज लेंथ L, है ना, एंड आइडेंटिकल सेम मास। लिख लो, each rod has mass M and लेंथ L, ठीक है, ये गिवन है। और साथ ही साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे दे दिया, इस तरह से एक्सिस को मार्क कर दिया, क्योंकि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं तो नेचुरली हमें लेना पड़ेगा ओरिजिन। तो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, of the system of 3 rods,
ये निकालना मान लो। तो यहां पर इसे कैसे करेंगे, दैट इज द पॉइंट। आप यहाँ पर देखो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम वाला तो केस लग नहीं रहा है, यहाँ पर बॉडीज हैं, रॉड्स हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम को भी आप डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की तरह से ट्रीट कर लेंगे। कैसे कि एक रॉड का अपना मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, ठीक है, दूसरी रॉड का भी अपना मास उसके अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, तीसरी रॉड का भी अपना मास। तो उन मासेस को अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे रख लो। तो अब ये हमारा प्रॉब्लम बेसिकली 3 पार्टिकल सिस्टम बन जाता है। बोलो आई बात समझ कि नहीं? इसमें ये मान लो 3 पार्टिकल हो गए, इस पार्टिकल को ए कह लें, इस वाले पार्टिकल को बी कह लो, इस वाले पार्टिकल को सी कह लो। तो ए पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ जरा? ए पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा Ly2 और वाई हो जाएगा 0। बोलो इसकी ये Yes, sir. लेंथ L दी हुई है ना, और इसका सेंटर बिल्कुल मिडिल में होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया। लाइकवाइज बी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, और वाई कोऑर्डिनेट आपका L/2 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सी पॉइंट के लिए आप देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका अगेन यही होगा जितना इसका था, ठीक है, L/2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका L हो जाएगा। बोलो यहां से यहां तक की हाइट जो लेंथ के बराबर। तो यहां पर हमने इसको 3 डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की तरह से ले लिया और उसके बाद में निकाल लो। अब जैसे हमें एक्स सी निकालना है तो m1 x1 m2 x2 ऐसे कर लो। m तो सेम है तो m इंटू ए के लिए x1, b के लिए x2 जो कि 0 है, और c के लिए x3 जो कि Ly2 है, अपॉन में तीनों का मास का सम। तो आप देख रहे m तो कैंसिल होगा और ऊपर क्या बचता है, ऊपर mL/2 mL/2, तो ml रह गया। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ml, नीचे 3m, तो क्या x कोऑर्डिनेट आ गया L/3। बोलो ठीक है ना? तो yc क्या हो जाएगा? उसी तरीके से m1 y1, m2 y2, y2 आपका L/2 और m3 y3 तीसरे मास के लिए, सी मास के लिए, डिवाइड बाई तीनों के मास का सम। तो ऊपर क्या आया, हाफ प्लस 1 1.5 ml, नीचे 3m। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा L/2। तो इस तरीके से सेंटर मास की लोकेशन आ गई ना, L/3, L/2। बताइए सर हाँ जी। सर वो पॉइंट सी पे L/2 और कॉमा L, सर वहां पे L कैसे होगा? देखो इस पॉइंट का के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस से ये डिस्टेंस, जैसे इसके लिए था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये लेंथ अगर L है तो x कोऑर्डिनेट L/2 हो गया ना, क्योंकि ये पॉइंट मिडिल में है रॉड के। यस सर। और y कोऑर्डिनेट ओरिजिन से हाइट ये वाली, बोलो ये क्या है, यस L सर, है। यस सर, यस सर। दिखाई पड़ गया? हाँ ऐसे है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल कभी कभी वास्तव में पार्टिकल होंगे या कभी कभी कुछ सिमेट्रिक बॉडीज हो सकती हैं। बोलो क्लियर है? सर जो आपने बोला था कि हम अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करें तो सेंटर लोकेशन चेंज हो जाती है, बट वो बॉडी के उसी पोजीशन पे रहता है, तो वो बाकी के लिए भी वैलिड है, मतलब जो हेमिस्फीयर हो गया या फिर वैसी जो बॉडीज होती हैं, कोन हो गया। ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का अपना सेंटर मास उसके अंदर, या जैसे रिंग है तो उसके कई बार बाहर बोल देते हैं, तो वो तो है। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को बदलोगे तो उससे सेंटर मास की लोकेशन अपनी बॉडी के अपने रिस्पेक्ट में वो थोड़ी बदलेगी। हाँ कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अब ये सेंटर मास हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये कहाँ पे आएगा, इस वाली स्ट्रक्चर के लिए सेंटर मास, अगर मैं इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो सेंटर मास करीब करीब यहाँ पे आ रहा है,
L/2 y कोऑर्डिनेट है ना, और x कोऑर्डिनेट L/3 है। तो करीब करीब सर 1 मिनट देखो, यहाँ पे मान लो इस पूरी स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास आ गया, मैं ये कह रहा हूँ। और इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से नापोगे, ये वाली, मतलब या यूं कहिए इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस अगर नापोगे तो वो कुछ आ जाएगी। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. यस अब अगर आप एक्सिस को आप बदल लो, एक्सिस को ऐसे ले लो, एक एक्सिस ये ले लिया, एक एक्सिस ये ले लिया, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग इस सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक का ये होगा। ये वैल्यू करीब हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट और ये वैल्यू होगी वाई कोऑर्डिनेट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बदल जाएगी, लेकिन आप इस बॉडी के इस कोने से सेंटर मास की ये डिस्टेंस डी क्या बदलेगी? No, sir. तो वही मैं बता रहा था। तो जो सेंटर मास की लोकेशन होती है विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द बॉडी इटसेल्फ, वो नहीं बदलेगा। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बदलोगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास दे में चेंज, बट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द बॉडी इटसेल्फ ये नहीं बदलता है। उसके सेंटर पे अगर है तो सेंटर पे रहेगा, उसके किसी किनारे पर है जहां पर भी है वहीं रहेगा। समझ गए क्या पॉइंट था? इधर क्लियर? Yes, sir. भी आते हैं कि इमेजिन करो कि एक इस तरह से ये कोई बॉडी है ना? सर ये पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा सेंटर ऑफ मास? किसके लिए? छोटे पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक। क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ? किसने मना किया एप्लीकेबल? गैसेस हैं तो रैंडम मोशन में रहते हैं, तो हम उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं कंटेनर्स के अंदर? तो आप उन क्यों जा रहे हो बताइए? उनका सेंटर मास निकालना क्यों चाह रहे हो तो बताओ, उसकी बात क्यों आपने छेड़ी है यहाँ पर, बोलो। उनका सेंटर ऑफ मास गिवन इंस्टेंट पर एक होगा कि नहीं होगा, बताओ। एक गिवन इंस्टेंट पर सभी पार्टिकल को देखो, कहीं ना कहीं होंगे ना? यस सर। तो आप सेंटर मास उस इंस्टेंट पर तो निकाल सकते हो ना, बोलो। यस सर।